आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल ने ग्राहकों को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की। युवाओं की आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार जल्द ही एक बेहतर युवा नीति बनाएगी और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अगले 10 दिन प्रदेश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रजोत्सव के कार्यक्रमों की कड़ी 6 नवंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान समाज के विभिन्न पक्षों को आमंत्रित कर उनसे जुड़ी प्रेरक गतिविधियों को समाज के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित बैठक में राज्य स्थापना दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रमों में स्थानीय जनमानस सहित प्रवासियों को भी भागीदार बनाए जाने पर जोर दिया। रजोत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन से होगी। आगामी 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण और 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन से रजतोत्सव की शुरुआत होगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और 12 नवंबर तक देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा से संबंधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में राज्य के हर वर्ग के लोगों सहित प्रवासियों को भी भागीदार बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड हर एक क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है, इसलिए 6 नवंबर से 12 नवंबर तक विभिन्न दिवसों में समाज के विभिन्न पक्षों को आमंत्रित किया जाए और उनसे जुड़ी प्रेरक गतिविधियों को संपादित किया जाए। गौरतलब है कि देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा इस वर्ष 9 नवंबर से शुरू होगी और 1 वर्ष तक इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इसका समापन वर्ष 2025 में कुमाऊं मंडल में होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G की शुरुआत के बाद से बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो गई है। बीएसएनएल का नया शुभंकर शक्ति, विश्वास और सुगमता का प्रतीक है। नए प्रतीक चिन्ह के अलावा देश में संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएसएनएल की 7 नई सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इनमें स्पैम मुक्त नेटवर्क, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंट्रानेट फाइबर टीवी, एनी टाइम, कियोस्क, डायरेक्ट टू डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खदानों में पहला 5G की सुविधा शामिल है। राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सुविधा अपने फाइबर टू दी होम ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बीएसएनएल हॉटस्पॉट पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करेगी। बीएसएनएल ने खनन कार्यों के लिए 5G नेटवर्क की भी शुरुआत की है। आगामी 4 नवंबर को हरिद्वार में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार की ओर से 4 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसके आयोजन के लिए हरिद्वार को चुना गया है। नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल ने हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने बताया कि गंगा महोत्सव के माध्यम से गंगा के विभिन्न पहलुओं को लोगों के समक्ष रखा जाएगा। हर साल हम लोग 4 नवंबर को गंगा उत्सव सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए उत्तराखंड राज्य का चयन हुआ है और इस कार्यक्रम में गंगा के जितने भी पहलू हैं उन सबको उजागर किया जाएगा। नमामि गंगे योजना के अंदर क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, कहाँ कहाँ हमको यश मिला है और हमारे साथ जितने भी लोग सहभागी एनजीओज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं वो सब लोग क्या क्या कर रहे हैं इस बारे में दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% बनाए रखी है।
विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में नवीनतम अनुमान में आईएमएफ ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने की संभावना है। डेलॉयट इंडिया ने भी अपने नवीनतम आर्थिक अनुमान में भारत की वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष में 7 और 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में किन्हीं कारणों से प्रवेश न ले सकने वाले छात्रों के लिए 24 और 25 अक्टूबर को समर्थ पोर्टल एक बार फिर से खोला जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि प्रदेश में एक बेहतर युवा नीति बनाई जाएगी। इस नीति को 12 जनवरी 2025 को युवा दिवस के दिन धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति में युवाओं से संवाद कर उनकी क्षेत्रवार समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जाएगा। देहरादून में आयोजित बैठक में श्रीमती आर्या ने युवा नीति के प्रस्ताव का अध्ययन कर अनेक पहलुओं पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युवा नीति में विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से आने वाले युवाओं के सुझाव लिए जाएंगे। नीति में युवाओं की आवश्यकताओं और चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रीमती आर्या ने बताया कि युवा नीति से संबंधित सुझावों के लिए प्रश्नोत्तरी बनाने को भी अधिकारियों को कहा गया है। उन्होंने युवा नीति में युवाओं की आयु सीमा में भी परिवर्तन कर 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवाओं को युवा नीति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग त्योहारी सीजन को देखते हुए अगले 10 दिन प्रदेश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अधिकारियों को टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावत ने खासकर मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में खाद्य पदार्थों की अधिक सैंपलिंग करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य पदार्थों और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट ऑफ बिम्स्टेक के तहत भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल के प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों ने जिले की नागरिक और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे तथा विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रशिक्षुओं को प्रशासनिक योजनाओं के धरातलीय कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी गई। बागेश्वर जिले में आपदा विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय कांडा में आपदा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के साथ ही संभावित खतरों से बचाव के लिए जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर उमा पांडे पलड़िया ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए हर व्यक्ति का तैयार होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गोष्ठी का उद्देश्य हर घर में एक व्यक्ति को आपदा के बारे में अनुभव देना है ताकि आपदा के समय लोगों को सुरक्षित रख उनकी मदद की जा सके। जैसे बहुत सारी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन यहाँ पे किया गया, जैसे CPR है, स्ट्रेचर बनाना है, मॉक ड्रिल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे आम जीवन में काम आती हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और हम नहीं समझ पाते कि किस तरीके से उनके लिए हम रिएक्ट करें। तो जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, जिससे कि हर जनमानस को हम जागरूक कर पाएं और हर घर में एक व्यक्ति ट्रेन हो जो आने वाली ऐसी घटना के प्रति तुरंत रिएक्ट। चमोली जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला सभागार में आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा लेते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने यह निर्देश दिए। उन्होंने नगरपालिका जोशीमठ में भूदशाओं के बाद किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, टो इरोजन और ढलान स्थिरीकरण के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
श्री रूहेला ने आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का मुआवजा प्रभावितों में बांटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण कार्य में कोई कमी रह गई है तो उसको दूर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा लेते हुए उपाध्यक्ष ने दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और वृद्धजनों की मैपिंग करने और उनका समय पर उपचार करने के साथ ही उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब संक्षिप्त समाचार। हरिद्वार जिले में उप जिलाधिकारी लक्सर गोपाल सिंह चौहान ने राजस्व टीम के साथ रामपुर रायघटी ग्राम क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 10 खनिज स्टॉकों को सीज किया और 2 लोडर और 2 डंपर भी सीज किए। पहाड़ों की रानी मसूरी की मॉल रोड पर जल्द ही गोल्फ कार्ट की सेवा शुरू की जाएगी। इससे आने वाले पर्यटक मसूरी में घूमने का आनंद उठा सकेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने मसूरी में झड़ी पानी बार्लोगंज एकेडमी गेट बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल ने ग्राहकों को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की। युवाओं की आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार जल्द ही एक बेहतर युवा नीति बनाएगी और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अगले 10 दिन प्रदेश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।